तो है डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के मॉडल सेट, जो एक ही मॉडल सेट जारी किया है बिहार बोर्ड, और 5 मॉडल सेट आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है। हालांकि कोई जरूरी नहीं खरीदना, एक मॉडल सेट जारी किया जाता है ताकि आपको मालूम चल सके कि बिहार बोर्ड जब एग्जाम लेंगे तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इसीलिए मॉडल पेपर जारी किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के पूरे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। ठीक है, 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पे भी हम चर्चा करेंगे और आपके लिए सब्जेक्टिव वीडियो भी बनाकर देंगे। तो जितने भी बच्चे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और 80 टॉप क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे बिहार बोर्ड मॉडल पेपर में जारी किया है और कौन कौन से क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, सारे पे आज चर्चा हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सब दिशा निर्देश रहता है, आप सभी अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं। यह क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोलोन हो जाएगा। कोलोन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 2 का करेक्ट आंसर आपका 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपना नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो आपको मालूम होगा नाइट की उपाधि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया था। तो 3 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट को उपाधि मिला था। इन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में इस उपाधि को भी उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। तो 3 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए क्वेश्चन ही पूछा गया है, आप लोग चिंता मत करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। आप लोगों को मैंने पढ़ाया हूं। 4 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछे तो 5 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। और ब्राह्मण समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय किया था। करेक्ट आंसर आपका, ब्राह्मण पूछे तो राजाराम मोहन राय, और स्वामी विवेकानंद कौन से समाज का स्थापना किया था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्य समाज का। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगाम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका 6 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच यह अधिवेशन हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो सूती वस्त्र की प्रथम मिल आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए कोलकाता में आपका जूट मिल खोला गया था। ठीक है, जूट का, यह भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। और अगर सूती वस्त्र पूछे तो मुंबई इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो 8 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे। वाशिंगटन, निकन्स, रूजवेल्ट या रूजवेल्ट। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, निकन्स थे। जब हिंद चीन के अंतिम युद्ध चल रहे थे तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निकन्स थे। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो काउंट कपूर को नियुक्त किया था, यानी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। काउंट कपूर ने विक्टर एमेनुअल को किस पद पे नियुक्त किया, इस प्रकार से आपका प्रश्न था, लेकिन यहाँ पे घुमाकर प्रश्न पूछा गया, लेकिन आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न यानी ऑप्शन को प्रश्न बना दिया और प्रश्न को ऑप्शन बनाकर पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन पूछे तो 11 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था।
अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति यानी नेप कब लागू हुआ, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू हुआ था? तो 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। किसके द्वारा? तो लेनिन के द्वारा। इसको याद रखिएगा, लेनिन के द्वारा यह लागू किया गया था नई आर्थिक नीति। कभी कभी नई आर्थिक नीति क्या है, यह 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते। प्रश्न आपके लिए 13 नंबर, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम क्या है या अन्य नाम क्या है? आपसे पूछे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा साइमन कमीशन। यह प्रश्न पहली बार देखने को मिला होगा आपके लिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए में कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी बिहार। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यंग इंडिया का संपादन किया था। और सेंटअप एग्जाम में इसी प्रश्न को पूछा गया था, और ऑप्शन ए में दिया था यंग इंडिया, ऑप्शन बी में दिया था हरिजन संपादन, और ऑप्शन सी में दिया था ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया था इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे हम लोग क्या लगाए थे? ऑप्शन सी लगाए थे, क्योंकि हरिजन पत्रिका का भी संपादन महात्मा गांधी ने ही किया था। यहाँ पे उसको छोड़ दिया, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की छपाई की। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? 12th क्लास का क्वेश्चन डाल दिया है आपका। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 17 नंबर, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? देखिए प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न कह रहा है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी। और वापस कब लिया गया था? तो 17 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 1911 ईस्वी में इसे वापस लिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न को पूरा पढ़िए तब आंसर दीजिए। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है रूस में कब दासत्व प्रथा समाप्त किया गया? दासत्व नहीं होगा, दास प्रथा कब समाप्त किया गया? तो रूस में दास प्रथा कब समाप्त किया गया? 18 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1861 ईस्वी में रूस में दास प्रथा समाप्त किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पूछा गया कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? यानी कौन से ऐसे सम्मेलन हो रहे थे जहां पे 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का, विश्व मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए में प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ऑप्शन बी में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ऑप्शन सी में क्योटो सम्मेलन, और ऑप्शन डी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। यह किताब के अंदर का क्वेश्चन है और पहली बार यह क्वेश्चन देखने को आपको मिला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। ठीक है, किताब पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 नंबर, होची मिन की सरकार थी? होची मिन की सरकार थी दक्षिण वियतनाम की। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। उत्तरी वियतनाम की। क्या हो जाएगा? होची मिन की सरकार कैसी थी? तो उत्तरी वियतनाम के सरकार वहां चल रहे थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, होची मिन की सरकार थी तो उत्तरी वियतनाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वार एंड पीस किसने लिखी? एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सभी क्वेश्चन लगभग आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया, तो उसके लिए आप लोग चिंता ना करेंगे। वार एंड पीस किसने लिखी थी? तो 21 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, टॉलस्टॉय लिखे थे। चलिए ये लीजिए आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आप लोगों को बहुत बार पढ़ाए हुए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 22 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन, इसी समय आपका राजीव गांधी का हत्या भी किया गया था। प्रश्न है 23 नंबर, पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? देखिए पटना को आजिमाबाद, यानी पटना का सबसे पुराना नाम आजिमाबाद था, उसके बाद पाटलिपुत्र पड़ा, पटन देवी पड़ा, पतनपुर पड़ा। इस प्रकार से ना पटना के नाम बहुत बार चेंज हुए। तो पटना का आजिमाबाद नाम देने वाले शख्स का नाम है अजीम उस शान। इन्होंने अपने नाम के अनुसार ही दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहीं पे आपके लिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आपका अजात शत्रु ने किया था। 24 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था।
एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है पटना में यानी गोलघर का निर्माण क्यों किया गया, तो इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा आप लोग, अनाज रखने के उद्देश्य से किया गया था। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी में राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो 25 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वो योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो देखिए योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ, लेकिन 1915 यानी 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, और यह नीति आयोग की अगर पूछे गठन कब हुआ तो 1 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है, तो निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होगा, साम्यवादी में भी नहीं होगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूंजी लगाया, तो निजी व्यक्ति पूंजी लगाते हैं तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आपके कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, तो गैस और बिजली, देखिए गैस और बिजली आपसे प्राथमिक क्षेत्र में तो आपका कृषि आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, तृतीयक में सेवा क्षेत्र आ जाते हैं, तो यह क्या गैस और बिजली क्या औद्योगिक क्षेत्र है, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 29 नंबर आपका बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका होता है और भारत का क्या होता है, रुपया होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को घुमाया गया है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि ऐसे कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हम लोग बताते थे 30 का करेक्ट आंसर में क्या बताते थे, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री जिसका नाम था प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपका घुमा दिया गया, प्रश्न कह रहा है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। आप लोगों को जब तैयारी कराया जा रहा था अर्थशास्त्र के, तो उसमें आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाया गया, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो जवाहर रोजगार योजना आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाया हूं। 32 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1982 में यह प्रारंभ हुआ था, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन एकदम टॉप क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया हूं। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है, तो 100 दिनों का रोजगार देने की सरकार द्वारा गारंटी दी गई है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34 नंबर उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने आयोग है, तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी के लिए कितने राज्य आयोग है, प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 35 हो जाएगा, पहले 34 था, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ, इसको भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रोफेसर पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में किस संगठन का गठन किया गया, किस समिति संगठन का गठन किया गया, राष्ट्रीय आय समिति का, कृषि समिति का, विकास समिति का या कर समिति का। यह क्वेश्चन आपके बुक से उठाया गया, ठीक है, सीधे बुक के अंदर से प्रश्न उठाया गया, प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे बुक को, जो भी बच्चे बुक को बेहतरीन तरीका से पढ़े होंगे उनको आंसर मालूम होगा। 35 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का। प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता व्यय और बचत का योग कहलाता है, उपभोक्ता व्यय और बचत का योग कहलाता है। प्रश्न आपको समझने योग्य प्रश्न है, कह रहा है उपभोक्ता अगर हम व्यय करते हैं और उसके बाद बचत करते हैं तो वह क्या कहेगा, मेरा आय कहलाएगा, वह मेरा आय कहलाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है, तो आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव क्या है, तो चक्रीय प्रभाव में उत्पादन भी हो जाएगा, व्यय भी हो जाएगा, आय भी हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था पूछे तो दादा भाई नौरोजी। कब लगाया था, तो 1868 में लगाया था, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन देखिए आपके लिए ये रहा क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, अनिवार्य सदस्यता या जनतंत्रात्मक आधार या नैतिकता तथा सामाजिक दल या ऐच्छिक सदस्यता। तो देखिए अगर यहाँ पे सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है तो देखिए यहाँ पे मूलभूत तत्व अनिवार्य सदस्यता नहीं हो जाएगा, किसी का ये इसमें अनिवार्य सदस्यता नहीं रहता, सभी ले सकते। जनतंत्रात्मक आधार भी रहते हैं इसमें, नैतिक एवं सामाजिक तत्व भी रहते हैं और ऐच्छिक सदस्यता भी रहते हैं, यानी जो ये चाहते हैं इसमें सदस्यता लेना वह ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका नहीं पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य या संचार। तो देखिए सेवा क्षेत्र करते हैं स्वास्थ्य, तो यह गैर आर्थिक हो जाएंगे, ठीक है। वित्त, ऊर्जा, संचार आपका क्या हो जाएगा, आर्थिक संरचना हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, तो संविधान का 74वां संशोधन आपसे पूछे संबंधित किससे है, तो 41 का करेक्ट आंसर आपका क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा नगरीय शासन व्यवस्था से। क्या हो जाएगा, नगरीय शासन व्यवस्था से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो देखिए बिहार में अगर नगर निगम में अधिकतम वार्डों की संख्या पूछे तो आप लोग बुक पढ़िएगा ना, तो वहां पे दिया रहता है, कितना दिया रहता है, 75 दिया रहता है। और अब तो दूसरे पहले नंबर पे आपका कौन आता है, पटना आता है, दूसरे नंबर पे आपका गया आता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अधिकतम नगर निगमों में पहले पटना है, दूसरे नंबर पे गया आपका आता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके लिए कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन चिपको आंदोलन संबंधित है, मेधा पाटकर से, लाला लाजपत राय से, सुंदरलाल बहुगुणा से, अमृता देवी बिश्नोई से। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन पूछ रहे हैं, यहाँ पे संबंधित पूछ रहे हैं, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो 1970 ईस्वी में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। नेपाल में जो सप्तदलीय यानी 7 दलों का गठन किया गया, यह गठन क्यों किया गया था, लोकतंत्र की स्थापना हेतु या राजतंत्र की स्थापना यानी कुली तंत्र की स्थापना या साम्यवाद की स्थापना हेतु। तो आप लोगों को मालूम है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। सारे क्वेश्चन पढ़ाया यही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको जो मैं पढ़ाया हूं उससे बाहर का क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। 45 नंबर क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था, मुलायम सिंह या एस.एम. डांगे या कांशीराम या ज्योतिबा वासु। तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक आपसे पूछ रहा है, तो 45 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 45 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कांशीराम ने किया था। कौन किया था, कांशीराम ने किया था बहुजन समाज पार्टी का स्थापना। 46 नंबर दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून किन पे लागू होता है, सांसदों में, विधायकों पर, राष्ट्रपति पे, उपराष्ट्रपति पे या इनमें से सभी। तो दल बदल कानून लागू होता है, तो 46 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, सांसदों एवं विधायकों पर यह दल बदल कानून लागू होता है। यह लोग चाहे तो यानी दल बदल कर सकते हैं, जो भी दल, मान लीजिए कोई भी दल में रहते हैं, जैसे दल बहुत सारे दल है, जैसे भाजपा दल हो गया, कांग्रेस दल हो गया। तो अगर चाहते कांग्रेस वाला भाजपा में जाना, भाजपा वाला चाहते हैं कांग्रेस में जाना, तो इस प्रकार से जा सकते हैं। तो यह कौन करते हैं, तो सांसद एवं विधायक ही करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। प्रश्न कह रहा है ऑप्शन ए में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। 47 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। और ये इन्होंने अलग होकर हमारे बिहार को गरीब बना दिया, ठीक है, क्योंकि झारखंड अगर हमारे बिहार के साथ जुड़े, यानी बिहार में झारखंड थे तो औद्योगिक क्षेत्र बहुत सारे पाए जाते थे, लेकिन जैसे ये अलग हुआ तो पूरे औद्योगिक, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते थे वो सारे झारखंड में चले गए और बिहार में कुछ भी नहीं बचा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं। संघीय प्रणाली की विशेषता देखिए, संघीय सरकार में आपका लिखित संविधान भी होता है, संघीय सरकार में सर्वोच्च न्यायपालिका भी होता है। जैसे हमारे भारत का शासन प्रणाली कैसे, तो संघीय शासन प्रणाली है, शक्तियों का विभाजन भी होता है और यहाँ पे एक हरित शासन व्यवस्था नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक हरित शासन व्यवस्था इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। 49 नंबर
लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो चुने हुए सदस्यों की संख्या आपका 543 होगा। 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगर कुल पूछता तो आपका 545 हो जाता है। यहाँ पे पूरा चुने हुए सदस्यों की संख्या तो 543 हो जाएगा। क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देख लिए 50 नंबर क्वेश्चन का, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है। तो पूर्व में यानी पहले बांग्लादेश को जाना जाता था। पहले बांग्लादेश को किससे जाना जाता है? पश्चिमी पाकिस्तान या उत्तरी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान या दक्षिणी पाकिस्तान। तो पूर्व में है ना बांग्लादेश को आपका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश को यानी पाकिस्तान से अलग किया गया 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश यानी पाकिस्तान से अलग हो गए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी का है ना सबसे बड़ा हाथ था पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को अलग करना पाकिस्तान में। ये रहा 51 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी, यह बुक के अंदर का प्रश्न उठाया गया है। तो 51 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुआ था। प्रश्न 52 नंबर प्रश्न कह रहा है इंडिका के लेखक है चाणक्य, फाहियान, मेघास्नी, सेल्यूकस। तो इंडिका के लेखक पूछे तो मेघास्नी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत बार पढ़े हुए, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश पूछे चीन, भारत, रूस या पाकिस्तान। तो एकदम करेक्ट आंसर है आई लव माई इंडिया, क्या हो जाएगा? भारत इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पूछे यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कभी कभी कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो बताएंगे भारत देश का है। भारत में कैसे लोकतंत्र चलते, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो बोलेंगे अप्रत्यक्ष चलते। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन से ऐसे देश है जो प्रचलित है? तो स्विट्जरलैंड प्रचलित है प्रत्यक्ष में। चलिए 54 नंबर प्रश्न कह रहा है आंग सान सू की किस देश के नागरिक थे? तो आंग सान सू किस देश के नागरिक थे? यह प्रश्न बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे 15 साल के लिए क्या कहते हैं बंदी बनाकर भी रखा गया था, म्यांमार यानी बर्मा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। करेक्ट, सॉरी यहाँ पे बी लिख दिए, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपसे लिए 55 नंबर प्रश्न कर रहा है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम यानी गलत परिणाम निकलता है तो अलगावाद निकलता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे तो करेक्ट आंसर आपका डी आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान से भी एक दो प्रश्न आते हैं। चलिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की प्रथम राष्ट्रीय दल नीति कब अपनाई गई थी? भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, सॉरी प्रश्न आपका कह रहा है भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर 57 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। वो सितंबर 1987 में कब अपनाया गया था? सितंबर 1987 में यह जल नीति अपनाया गया था भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय जल नीति। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो वनावरण यानी वनों वाला सबसे बड़ा देश कौन है? तो देखिए आपका सबसे बड़ा देश भी रूस है और यहाँ पे बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं यानी वन पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछे क्षेत्र, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन हो जाएगा और दूसरे नंबर पे हमारा भारत इंडिया हो जाएगा यानी हमारा भारत हो जाएगा दूसरे नंबर पे। 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर प्रश्न बहुत ही इजी क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुद्रा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? यानी ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है यानी न के बराबर होता है। कौन से ऐसे मुद्रा है यानी मिट्टी है जिसमें आपका ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। लैटेराइट में है ना नगण्य यानी और न की मात्रा में होता है, जिसमें अगर ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है तो वहां पे फसल बेहतरीन पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन का भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर डिगबोई हो जाएगा। बताएंगे आप लोग डिगबोई कौन से राज्य में पड़ते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, इसका आंसर बताएंगे। चलिए 61 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल पूछे तो रोपण फसल देखिए रोपण फसल में है ना आपको जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए कार्य किया जाता है, व्यापार क्षेत्र के लिए कार्य किया जाता है, उसे हम रोपण फसल कहते हैं ज्यादातर। तो आपका यहाँ पे चाय भी हो जाएगा, रबर भी हो जाएगा, गन्ना भी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन है 62 नंबर है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1991 ईस्वी में यह जीवन रेखा रेल चलाई गई थी।
ठीक है, चलिए और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न है, मैं ना पढ़ाया हूं कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कांवर झील कहाँ स्थित है, तो कांवर झील आपसे पूछे तो 63 का करेक्ट आंसर आपका बेगूसराय में हो जाएगा, कांवर झील स्थित है, करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो कौन से राज्य है जहां पे संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 64 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ओडिशा में यह पारित किया गया था, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा को हम उड़ीसा भी बोलते हैं लेकिन ओडिशा करेक्ट आंसर है। चलिए ये रहा 65 नंबर प्रश्न का, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है, तो अकार्बनिक खनिज हो जाएगा। देखिए कार्बनिक खनिज में आपका ये अकार्बनिक खनिज पूछ रहा है, तो अकार्बनिक खनिज में ना आपका अब्रक आ जाएगा, और कार्बनिक में कोयला भी है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी है, तो यह सब कार्बनिक में हो जाएगा। और अकार्बनिक पूछे तो आपका करेक्ट आंसर सी आना चाहिए, क्या हो जाएगा, अब्रक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था। 66 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोवा वन है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, आप लोग पढ़े होंगे, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोवा वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, कौन कोयला घटिया किस्म का है, तो अच्छा कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है, और आपका पीट है जो घटिया होता है। और आपके कोयला का प्रकार पूछे तो कोयला का 4 प्रकार होते हैं, जो एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट होते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटिया कोयला आपका पीट होता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी, तो चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी, तो करेक्ट आंसर 68 का क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। असम सबसे ज्यादा चाय की खेती यहीं अभी भी किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, आपको पढ़ाया हूं, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, धात्विक खनिज है, क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है, तो भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र आपसे पूछे तो 70 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, तारापुर। तारापुर कहाँ है, तो आप लोग बताइए, मुंबई में। कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। नौरोरा कहाँ है, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, कहेगा नहीं याद है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोडरमा का संबंध किस खनिज से, तो कोडरमा का संबंध किस खनिज से है, तो 71 का करेक्ट आंसर आपका अब्रक से है। इसका संबंध किससे है, तो अब्रक से, याद रखिएगा, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी, ओपेक की सदस्यता कौन से देश थे जिन्होंने त्याग दिया था, तो ओपेक की सदस्यता त्यागने वाले देश में आपका क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कतर देश थे जिन्होंने त्याग दिया था। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन जूट का अग्रणीय उत्पादक है, यानी जूट उत्पादन करने में सबसे आगे कौन से है, भारत है, चीन है, बांग्लादेश है या श्रीलंका है, तो 73 का करेक्ट आंसर आपका भारत हो जाएगा, जूट उत्पादन करने में यह आगे है, अग्रणीय है, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आसवन बांध किस नदी से संबंधित है, यह क्वेश्चन एकदम बुक से अंदर का क्वेश्चन उठाया गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहली बार आपको देखने को मिला होगा। तो आसवन बांध किस नदी पर स्थित है, तो 74 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नील नदी पर स्थित है, या नील नदी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नील नदी है जो सबसे बड़ा नदी विश्व का, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं, यह मानव जनित आपदा है। और प्राकृतिक आपदा पूछे तो आपका सुनामी भी हो जाता, बाढ़ भी हो जाता, भूकंप भी हो जाता, इसका मतलब यहाँ पे प्रश्न आपका डी रहता है, इनमें से सभी। ठीक है, लेकिन यह प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन यानी फालतू का क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था, तो विनाशकारी भूकंप से बिहार प्रभावित हुआ था, तो 76 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1934 में जब विनाशकारी भूकंप आया था तो इस समय बिहार बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 76 का, 1934 ईस्वी। क्वेश्चन है
77 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो आपका ऊंची भूमि सुरक्षित हो जाएगा ना, बाढ़ मैदान भी नहीं होगा, डेल्टा भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ऊंची भूमि पे जाना चाहिए बाढ़ के समय। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपका, भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना या चट्टानों का खिसकना, या डी में इनमें से सभी। तो देखिए भूस्खलन से अभिप्राय क्लास 8 में भूस्खलन के बारे में आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ना रहता है। मलबों का खिसकना भी वहां पे बताया जाता है, चट्टानों का गिरना किस प्रकार से गिरते भूस्खलन के कारण वहां पे बताया जाता है, और चट्टानों का खिसकना भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 8 के क्लास में आप लोग बेहतरीन तरीका से पढ़े होंगे। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन या स्वयंसेवी संगठन या स्थानीय लोग या इनमें से सभी। तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो 79 का भी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। स्थानीय प्रशासन भी करते हैं, अगर यानी आकस्मिक प्रबंधन का मतलब जरूरी हो गया, जल्दी ही जरूरी हो गया, तो स्थानीय प्रशासन भी करते हैं, या स्वयंसेवी संगठन भी कर लेते, जो अपने से संगठन बनाए रहते वह भी, और स्थानीय लोग भी करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी, यानी जहां पे भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं तो वहां पे भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, आयताकार। जैसे आप लोग भूकंपों का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, जापान में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, तो जापान का जो भी घर बनेगा ना, तो आयताकार ही प्रकार का घर रहता है ज्यादातर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हम सब्जेक्टिव का भी तैयारी आपके मॉडल पेपर, सारे मॉडल पेपर का करा दूंगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका नॉन हिंदी, हिंदी जितने भी सब्जेक्ट का आपके बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट एक जारी किया गया, उन सारे पे चर्चा करेंगे। आप लोग चाहते हैं मार्केट से मॉडल पेपर लाना सेट नंबर 5 तक, तो ले सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन न लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, आप बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए यूं ही दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।